गलती से उसने टेबल पर रखी एक इंसान की आकार की गुड़िया गिरा दी और अचानक दरवाजे के बाहर से एक जोरदार आवाज आई। उसने उत्सुक होकर बाहर जाकर देखा तो दंग रह गया। ठीक उसी पल जब वो गुड़िया गिरी थी, उसके सबसे अच्छे दोस्त की बिना किसी चेतावनी की मौत हो चुकी थी। वो बड़े दुख के साथ अपने दोस्त हेनरी के फ्यूनरल पर गया, लेकिन वहां से निकलते ही कुछ बदतमीज बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया क्योंकि उसकी लंबाई सिर्फ 1 मीटर 35 सेंटीमीटर थी। फिनबार जहाँ भी जाता लोग उसे अजीब नजरों से देखते, यहाँ तक कि किराने का सामान लेते वक्त भी उसे तरह तरह की बातें सुननी पड़ती थी। हालांकि उसे ऐसी बातों की आदत हो चुकी थी, फिर भी अंदर ही अंदर उसे थोड़ा दर्द तो होता था। साफ तौर पर होने वाले मजाक के अलावा उसका छोटा कद उसके लिए असली मुश्किलें भी खड़ी करता था। कैशियर ने सॉरी तो कहा, लेकिन उसके चेहरे पर छाई मजाकिया मुस्कान उसके बस में नहीं थी। इतनी बदतमीजी झेलने के बाद भी फिनबार शायद ही कभी किसी पर गुस्सा होता, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ अंदरूनी शांति और मजबूती ही उसे बाहर की दुनिया को नजरअंदाज करने में मदद कर सकती है। मगर हेनरी के जाने से फिनबार के दिल पर एक गहरा जख्म लगा था। कुछ समय बाद एक लॉयर ने फिनबार से मिलकर बताया कि हेनरी के पास न्यू जर्सी में आधा एकड़ जमीन थी। उस जमीन पर एक पुराना ट्रेन स्टेशन था जो सदियों से बंद पड़ा था और रहने लायक बनाया गया था, जिसे हेनरी ने उसके लिए विरासत में छोड़ा था। शायद लोगों की कड़वी नजरों और मजाक से तंग आकर फिनबार ने उस पुराने ट्रेन स्टेशन में रहने का फैसला किया। वो जगह सुनसान थी, चारों तरफ हरे भरे पेड़ और जंगलों के बीच से एक लंबी ट्रेन की पटरी गुजर रही थी। हालांकि वो घर काफी पुराना था और खस्ता हाल था, जहाँ न बिजली थी न पानी, फिर भी उसे लगा कि रहने के लिए ये बेहतरीन जगह है, क्योंकि ये दुनिया बाहर के झमेलों से दूर उसके दिल को सुकून देती थी। एक छोटा सोफा उसके पूरे शरीर के लिए काफी था। वो इतने सुकून से काफी वक्त बाद सोया था। अगली सुबह किसी के फोन पर बात करने की आवाज ने उसकी नींद खोली। बाहर निकलने पर उसने देखा कि उसके दरवाजे के पास सड़क पर एक फूड ट्रक खड़ा है। किसी के आने की आहट सुनते ही जो ने तुरंत फूड ट्रक से अपना सर बाहर निकाला। फिनबार को देखकर जो की आंखों में भी वैसे ही हैरत दिखी जैसे कि आम इंसानों की होती है, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। और फिर उसने बड़े गर्मजोशी के अंदाज में अपनी खास कॉफी के बारे में बताना शुरू कर दिया। फिनबार ने एक कप ऑर्डर किया, लेकिन जो को बड़ी हैरानी थी कि वो अचानक इस सुनसान जगह पर रहने क्यों आ गया है। किसी अनजान को सफाई देने का मन न होने पर फिनबार ने जो से जल्दी कॉफी बनाने को कहा। शायद काफी वक्त से कोई नया चेहरा ना देखने की वजह से जो काफी उत्साहित था। कॉफी देने के बाद उसने अपना परिचय दिया और इस तरह दोनों की पहचान हो गई। जब फिनबार किराने का सामान लेने बाहर गया तो उसका सामना एक भटकती हुई कार से हुआ, जिसका ड्राइवर फोन पर बात कर रहा था और उसने इस छोटे कद के आदमी को नहीं देखा। कार को अपनी तरफ आता देख उसके पास झाड़ियों में कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसी पल ओलिविया भी नीचे उतरी देखने के लिए। वो तेजी से दौड़ी और फिनबार को जमीन से उठाने की कोशिश की, लेकिन खुद फिसलकर गिर गई। हालांकि ओलिविया की वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी, फिनबार गुस्सा नहीं हुआ। अपनी गलती सुधारने के लिए ओलिविया ने उसे लिफ्ट देने की पेशकश की, लेकिन उसकी ड्राइविंग पर भरोसा न होने की वजह से उसने साफ मना कर दिया। जैसे ही फिनबार सुपरमार्केट में दाखिल हुआ, मालिक ने उसे बड़ी हैरत से देखा। जब वो सामान ले रहा था, मालिक ने तो अपना कैमरा निकालकर इस अनोखे छोटे आदमी की तस्वीर भी खींच ली। फिनबार ने, जिसे इन सब की आदत थी, मालिक से कोई बहस नहीं की। रोजाना की जरूरत का सामान लेने के बाद वो चेकआउट काउंटर पर गया। अचानक जब वो ग्रोसरी का बैग लेकर घर जा रहा था, उसका सामना फिर से ओलिविया से हुआ। इस बार ओलिविया से गलती से अपनी कॉफी गिर गई। गर्म कॉफी की वजह से वो चीख उठी। कार को फिर से अपनी तरफ मुड़ते देख खतरे से बचने के लिए फिनबार एक बार फिर झाड़ियों में कूद गया। ओलिविया को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। वो दौड़कर नीचे आई और बार बार माफी मांगने लगी। ओलिविया ने उससे कहा, मैंने तुम्हें देखा था, मैं अपनी कॉफी नीचे रखने की कोशिश कर रही थी और वो मेरे पीछे गिर गई और मैं बुरी तरह जल गई, इसीलिए कार मुड़ गई। ओलिविया चाहे कितनी भी सफाई देती, फिनबार को लगा वो ये जानबूझकर कर रही है। ओलिविया ने उसे फिर से लिफ्ट देने को कहा, जिसे उसने दोबारा ठुकरा दिया। जब वो आखिरकार पैदल घर पहुंचा तो उसने देखा कि जो का फूड ट्रक बाहर खड़ा है। जो तुरंत उससे मिलने आया। हालांकि जो वहां रहता नहीं था, लेकिन वो एक तरह से उसका पड़ोसी था। फिनबार ने जो का न्योता साफ मना कर दिया। उसे अपनी तन्हाई पसंद थी। ट्रेन की पटरियों पर घूमना, जहां इंसानों का शोर नहीं बल्कि सिर्फ हवा,
घास की सरसराहट और पशु पक्षियों की आवाज। मगर तभी एक छोटी लड़की ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो उससे थोड़ी लंबी थी, उसका रंग गहरा और शरीर भारी था, और उससे भी अक्सर उसके साथ के बच्चे अलग थलग रहते। अपनी मासूम नासमझी में उसने समझा कि फिनबार उसी की उम्र का है, लेकिन भले ही फिनबार छोटा था, वक्त ने उसके चेहरे पर अपने निशान छोड़ दिए थे। इसीलिए जब वो पीछे मुड़ा तो लड़की उसका चेहरा देखकर डर गई, जो उसके कद से मेल नहीं खाता था। वो तुरंत भाग गई। उसने बस एक निराश मुस्कान दी। एक बच्ची की नासमझी और जिज्ञासा पर गुस्सा होने के लिए उसने अब तक बहुत सी अजीब नजरें झेली थी। अचानक उस शाम किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। वो हैरान था, सोच भी नहीं सकता था कि उसे ढूंढते हुए कौन आएगा, और उसे लगा कहीं ये दस्तक सिर्फ उसका वहम तो नहीं। लेकिन आवाज रुकी नहीं, जिससे साफ हो गया कि वो कोई वहम नहीं था। उसने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि सामने ओलिविया खड़ी थी। ओलिविया ने अपनी ही किसी बात पर मजाक उड़ाकर दोनों के बीच की खामोशी को तोड़ा। वो उसके लिए हाउस वार्मिंग गिफ्ट के तौर पर रेड वाइन की बोतल भी लाई थी। दोनों ने साथ में ड्रिंक पी और तभी फोन बजा। पहले तो ओलिविया को लगा कि वो फिनबार का फोन है। फिनबार ने कहा, मेरा फोन तो कब का कट चुका है। तब ओलिविया को याद आया कि ये उसका फोन है। ओलिविया ने फोन उठाया और देखा कि उसके एक्स हस्बैंड का कॉल था, पर उसने जवाब नहीं दिया। फिनबार ने कोई सवाल नहीं पूछा, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो किसी से ज्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन ओलिविया कोशिश करती है कि कोई बातचीत शुरू हो। वो कमरे में यहाँ वहाँ देखती है और अचानक एक दराज खोलती है। वो दराज इतनी पुरानी और कमजोर थी कि बस टूटने ही वाली थी। ओलिविया के खींचते ही पूरा कैबिनेट जमीन पर आ गिरा। ओलिविया नीचे गिर गई और फिनबार तुरंत उसकी मदद के लिए भागा, मगर उसके छोटे शरीर की वजह से, जो किसी 8-9 साल के बच्चे जैसा था, वो ज्यादा मदद नहीं कर पाया। ओलिविया खुद ही जमीन से उठ गई और सोफे पर बैठ गई। तब फिनबार ने झुककर जमीन पर बिखरी किताबें उठानी शुरू की। ओलिविया ने उससे पूछा कि ये जगह उसे किसने दी। उसने जवाब दिया कि मेरे दोस्त हेनरी ने। तब ओलिविया ने पूछा कि उसकी मौत कब हुई। फिनबार ने जवाब दिया 3 हफ्ते पहले। तब ओलिविया ने बताया कि मेरा बेटा सैम 2 साल पहले गुजर गया था। फिनबार को तब एहसास हुआ कि हर इंसान अपनी अपनी तकलीफ लिए फिर रहा है। बस फर्क इतना था कि उसकी तकलीफ सबको दिखती थी, लोग एक नजर में ही देख लेते थे, जबकि ओलिविया का दुख उसके दिल में गहरा दफन था, एक ऐसे चुभने वाले कांटे की तरह जो हर पल तड़पाता था। फिनबार ने तसल्ली के लिए कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि ऐसी त्रासदी के सामने कोई भी शब्द बेकार है। शायद इसीलिए क्योंकि उसने भी अपने दोस्त को खोया था। वो ओलिविया का दर्द बेहतर समझ पा रहा था। कमरे में इतनी खामोशी थी कि एक सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। फिर भी दोनों के बीच एक समझ का रिश्ता बन रहा था। ओलिविया उस रात वहीं रुकी, लेकिन उस छोटे से कमरे में सिर्फ एक सोफा था, इसीलिए फिनबार को बाथटब में सोना पड़ा। अगली सुबह जब ओलिविया उठी, उसे एहसास हुआ कि वो एक अनजान आदमी के घर में रुकी थी। उसने तुरंत अपना बैग उठाया और बाहर निकल गई, जहां जो ने उसे देख लिया। ओलिविया अक्सर जो के फूड ट्रक पर कॉफी लेने आती थी और जो कब से उसके पीछे पड़ा था, पर ओलिविया ने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये देखकर कि फिनबार ने तो आते ही कुछ दिनों में ओलिविया का दिल जीत लिया, जो ने तुरंत उसके दरवाजे पर दस्तक दी और उसके लिए मुफ्त की कॉफी लाया। वो उससे बोला, मुझे यहाँ 6 हफ्ते हो गए हैं, मुझसे वो 2 शब्द नहीं बोलती, और तुम्हारे यहाँ 24 घंटे में ही स्लीप ओवर करने लगी, जो साफ तौर पर गलत समझ रहा था। तभी कमरे के अंदर फिर से फोन बजा। फिनबार समझ गया कि ओलिविया अपना फोन भूल गई है। उसका इरादा फोन उठाने का नहीं था, पर जो ने फोन उठाकर उसे पकड़ा दिया। फोन लगातार बज रहा था और जो अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया कि कल रात आखिर हुआ क्या था, पर फिनबार ने उसे कुछ नहीं बताया। तभी फूड ट्रक पर एक कस्टमर आ गया, जो तुरंत जाने लगा, पर जाने से पहले उसने अपनी ख्वाहिश जता दी। उसने कहा, अगर तुम लोग बाद में कुछ प्लान करो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। ये पहली बार था कि किसी ने उससे ऐसी कोई बात की थी। जब जो ने पहली बार कहा तो फिनबार को लगा कि शायद वो उसका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि उसने जिंदगी भर लोगों की कड़वी बातें ही सुनी थी। पर जब जो ने दोबारा वही बात कही तो फिनबार को लगा कि वो सच्चा है। भले ही उसकी किस्मत में लोगों का मजाक लिखा हो, पर उसे एक ना एक ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जो उसे दिल से अपनाएगा। शायद ऐसे ही पलों में उसकी रूह को सुकून मिलता था। बाद में फिनबार ओलिविया के घर गया और ठीक उसी वक्त फोन दरवाजे पर रख दिया। जब वो दोबारा बजने लगा, वो फोन रखकर बिना किसी आवाज के वहां से निकल गया। कुछ देर बाद किसी ने ओलिविया की खिड़की खटखटाई। वो उसकी सबसे अच्छी सहेली थी। अपने बेटे की मौत के बाद से ओलिविया बड़े शहर से दूर जंगलों के बीच इस छोटे से कैबिन में रह रही थी।
उसकी सहेली उसकी मानसिक हालत को लेकर चिंतित थी, इसीलिए वो इतनी दूर उससे मिलने आई थी। पर ओलिविया ने किसी भी जान पहचान वाले से बात करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें देखकर उसे अपने मरे हुए बेटे की याद आती थी। इसीलिए अपनी सहेली को जल्दी से विदा करके वो वापस अंदर चली गई। फोन लौटाने के बाद फिनबार लाइब्रेरी गया। किताबें लेकर बाहर निकलते वक्त उसने लाइब्रेरियन एमिली को डरा दिया। हालांकि एमिली का इरादा बुरा नहीं था, पर किसी का ऐसा डर जाना फिनबार के सम्मान को ठेस पहुंचाता था। खैर, उसे इसकी आदत थी। उसने अपने चेहरे पर कुछ जाहिर होने नहीं दिया, लेकिन किताबें इश्यू करवाना थोड़ा झमेले वाला काम था, क्योंकि उसके लिए लाइब्रेरी कार्ड की जरूरत थी। तभी फिनबार के पीछे से आवाज आई। ओलिविया ने उसके लिए किताबें इश्यू करवाने की पेशकश की, पर उसने फिर से इनकार कर दिया, क्योंकि वो किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। नतीजा ये हुआ कि जब फिनबार उस दिन घर लौटा तो उसने वही किताब अपने दरवाजे पर रखी हुई देखी। ये किसने रखी थी, ये साफ था। जो ने भी मौका देखकर बता दिया कि किताब किसने छोड़ी है। भले ही जो को थोड़ी जलन हो रही हो, पर वो फिनबार का दोस्त बनना चाहता था। उसने उसे साथ में बियर पीने का न्योता दिया, जिसे एक बार फिर ठुकरा दिया गया। फिनबार हमेशा जो से रूखेपन से पेश आता, फिर भी जो रोज जाने से पहले उसे हेलो जरूर करता, और हर बार जब जो जाता फिनबार को एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता। सच तो ये था कि ऐसा नहीं था कि उसे दोस्त नहीं चाहिए थे, बल्कि बात ये थी कि अब उसमें लोगों पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं बची थी। उसे डर लगता था कि कहीं लोग किसी बुरी नीयत से उसके पास ना आए, इसीलिए वो खुद को अलग थलग रखकर महफूज रखता था। यहाँ तक कि एक मासूम बच्ची को देखकर भी वो अनजाने में चौकन्ना हो जाता। एक दिन क्लियो उसे फिर से मिली और बातें करने लगी। क्लियो अभी छोटी और मासूम थी, पर अब वो समझ चुकी थी कि फिनबार उसकी उम्र का नहीं हो सकता। हालांकि फिनबार पूरी कोशिश करता था कि वो अकेला रहे, पर जो बार बार उसकी दुनिया में दस्तक देता रहता। उनकी बातें ज्यादा नहीं होती थी, फिर भी जो फिनबार के मन की बात समझ जाता था। इसीलिए जब भी कोई कस्टमर फिनबार को हैरत की नजरों से देखता, जो को गुस्सा आ जाता। उन बदतमीज अनजानों के मुकाबले जो एक बहुत ही नेक इंसान था। बहुत से लोगों की नजरों में फिनबार चिड़ियाघर के किसी बंदर जैसा था, जिसे लोग सिर्फ घूरते क्योंकि वो अलग दिखता था। मगर जो फिनबार के दिल का दर्द समझता था, वो सोचता था कि न जाने इतने सालों से उसने कितने लोगों की नफरत झेली होगी। फिनबार ने अब तक लोगों की कड़वी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज करने की आदत डाल ली थी। उसे पटरियों के पास अकेले बैठकर पढ़ना पसंद था, और जो हमेशा खुद ही उसके पास चला आता। हालांकि उसके अपने मतलब होते थे, पर वो ज्यादातर फिनबार का दिल बहलाने का एक बहाना लगता था। फिनबार अब भी बहुत कम बोलता था, और जो को पढ़ने का कोई शौक नहीं था, फिर भी वो फिनबार के साथ घंटों बैठ सकता था। जो चाहे कोई भी बात छेड़े, फिनबार को उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी, फिर भी जो उसके पीछे पीछे घूमता रहता। तभी ओलिविया सुपरमार्केट से निकली और जो ने मशवरा दिया कि क्यों ना वो सब पिकनिक पर चले। फिनबार उसके जोश को ठुकरा नहीं पाया, इसीलिए ना चाहते हुए भी मान गया। जो खाना बनाने की जिम्मेदारी संभाल रहा था, जबकि फिनबार और ओलिविया एक पेड़ की छांव में बैठकर इंतजार कर रहे थे। भले ही वो दोनों आपस में कम बोल रहे थे, पर वहाँ का माहौल बहुत ही सुकून भरा और सुनसान था। अचानक जैसे ही जो स्टेक लेकर आया, उसके पिता का फोन आ गया। उसके पिता एक पुरानी बीमारी की वजह से बीमार थे। जब भी वो कॉल करते, जो को तुरंत लौटना पड़ता था, इसलिए जो अपनी फूड ट्रक लेकर तुरंत निकल गया और फिनबार और ओलिविया वही रह गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और माहौल अचानक थोड़ा अजीब हो गया। ओलिविया ने कहा, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है, हमें बात करने की जरूरत नहीं, हम बस खा सकते हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। वक्त बड़े सुकून से गुजर रहा था और फिनबार के साथ हमेशा कोई न कोई होता था जो उसका साथ निभाए। एक दिन जब दोनों घूम रहे थे, उन्हें लाइब्रेरी वाली एमिली मिली। एमिली ने पहले फिनबार को हेलो कहा, पर जवाब जो ने दिया। कभी कभी ओलिविया उन दोनों को ढूंढते हुए आ जाती और वो तीनों बोर होते हुए ट्रेन की पटरियों पर घूमते। उन्हें नहीं पता था कि आगे का रास्ता कैसा है, पर अच्छे दोस्तों के साथ बिताया गया वक्त हमेशा सुहाना होता है। जब चलते चलते थक जाते तो वो जमीन पर बैठ जाते और फिनबार बीफ जर्की निकालकर ओलिविया और जो के साथ बांटता और वो सब फिजूल की बातें करते। फिनबार ने बताया कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ट्रेन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की है। जब हेनरी जिंदा था तो वो दोनों अक्सर ट्रेन डॉक्यूमेंट्री क्लब जाया करते थे, जहां मेंबर्स अपनी बनाई गई फुटेज और शूटिंग के दौरान के अपने तजुर्बे शेयर करते थे। वो भी वाकई एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था, पर अफसोस उसके पास ना कैमरा था और ना ही वो गाड़ी चला सकता था, जो उसके दिल में एक कसक बनकर रह गई थी।
कभी कभी वो उसके दरवाजे पर बैठकर बातें करते, मगर फूड ट्रक के पास बच्चों को फुटबॉल खेलता देख ओलिविया को अपने बेटे की याद आ गई और वो अचानक बहुत दुखी हो गई। वो नहीं चाहती थी कि फिनबार उसकी परेशानी महसूस करे, इसीलिए ओलिविया वहाँ से चली गई। फिनबार, जो हमेशा से बातों को समझ लेता था, ओलिविया के जज्बात को भाप गया, पर उसने कभी इस बारे में बात नहीं की। जो और ओलिविया की मदद से फिनबार ने अपनी जिंदगी की पहली ट्रेन डॉक्यूमेंट्री शूट की। हालांकि उसने बहुत अच्छी शूटिंग नहीं की और ना ही फूड ट्रक उतनी तेज था, फिर भी फिनबार को ये बहुत पसंद आया। वो दोनों ये खबर तुरंत ओलिविया को बताना चाहते थे, क्योंकि वो कैमरा ओलिविया ने ही फिनबार को तोहफे में दिया था, इसीलिए वो बिना देर किए उसके घर पहुंचे। ओलिविया ने पहले कभी किसी को अपने कैबिन के अंदर आने नहीं दिया था, फिर भी उसे फिनबार और जो के आने से कोई ऐतराज नहीं हुआ। अंदर जाने पर उन्हें पता चला कि वो असल में एक आर्ट स्टूडियो था, जहाँ ओलिविया ने कई सारी पेंटिंग बनाई थी। जो को एब्स्ट्रैक्ट आर्ट समझने की ज्यादा समझ नहीं थी, पर इससे पहले कि वो कुछ बोलता, ओलिविया ने उसे चुप कर दिया। किसी तरह उनकी दोस्ती उस मकाम पर पहुंच गई थी जहां वो एक दूसरे का मजाक उड़ा सकते थे। जो कि शेफ था, अब भी खाना बनाने का जिम्मा संभाले हुए था, जबकि फिनबार और ओलिविया को बस परोसे जाने का इंतजार था। इसीलिए वो स्विमिंग पूल के पास बैठकर बातें करने लगे। ओलिविया ने बताया कि ये घर असल में उसके एक्स हस्बैंड ने छुट्टियां बिताने के लिए खरीदा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये जगह एक दिन हकीकत से बचने के लिए उसकी पनाह बन जाएगी। ओलिविया ने फिनबार से फिर पूछा कि वो यहाँ क्यों आया, और अब तक वो मजाक करना सीख चुका था। उसने कहा, मैं जो के पड़ोस में रहना चाहता था। फिनबार अब भी पूरी तरह खुलने के लिए तैयार नहीं था, पर उसका मजाक करना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी। रात होते ही वो सब साथ बैठकर खाने का लुत्फ उठाने लगे। चारों तरफ खामोशी थी, जो कभी कभी उनकी हंसी से गूंज उठती। ओलिविया फिनबार से पूछती है, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? फिनबार जवाब देता है, हाँ। तो ओलिविया पूछती है, फिर क्या हुआ? तो इस पर फिनबार जवाब देता है, वो बहुत गुस्सा थी। ओलिविया पूछती है, किसको लेकर? तो फिनबार जवाब देता है, मेरे बौने होने को लेकर। पहली बार फिनबार ने ओलिविया और जो के सामने अपने दिल की बात रखी। उसने कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं कि वो ऐसा पैदा हुआ, फिर भी उसे लोगों की नफरत भरी, हैरत भरी या तरस भरी नजरों को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर ओलिविया उसकी तकलीफ महसूस कर सकती थी। तब तक जो गहरी नींद में सो चुका था और फिनबार उसे जगाना चाहता था, लेकिन ओलिविया को लगा कि उसे परेशान ना करना ही बेहतर है। ओलिविया ने फिनबार के रहने का इंतजाम बेडरूम में किया और उसके लिए पानी का एक गिलास लेकर आई। मेज पर एक बच्चे की फोटो देखकर उसने अंदाजा लगाया कि वो जरूर ओलिविया का बेटा सैम होगा। ओलिविया वहाँ बैठ गई और बड़ी शांति से उसे अपने बेटे के साथ हुए उस हादसे के बारे में बताने लगी। वो बताती है कि वो मंकी बार से गिर गया था। मैंने बस 1 सेकंड के लिए अपना सर घुमाया था। भले ही ओलिविया अब ये सब सुकून से बता रही थी, फिर भी उस वक्त उस पर क्या गुजरी होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता था। एक दूसरे को गुड नाइट कहने के बाद ओलिविया ने झुककर फिनबार को किस किया। ये किस दोस्तों के बीच एक तसल्ली देने वाला एहसास था, इसमें कोई इंटीमेसी नहीं थी। अगली सुबह ओलिविया का एक्स हस्बैंड डेविड दरवाजे पर आ गया। उसने बस दिखावे के लिए 2-3 बार दस्तक दी और फिर दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हो गया। दस्तक की आवाज से फिनबार हड़बड़ाकर जागा और तेजी से नीचे भागा, जहां उसकी नजरें डेविड से मिली, जो अभी अभी अंदर आया था। दोनों हैरानी में एक दूसरे को देखने लगे। जो किचन से नाश्ता करते हुए बाहर आया। डेविड ने जब देखा कि ये शायद दोस्तों की एक महफिल है, तो वो थोड़ा शांत हुआ। शोर सुनकर ओलिविया भी नीचे आ गई। डेविड को देखकर पहले वो हैरान हुई, फिर उसके चेहरे पर नापसंदगी साफ दिखने लगी। जाहिर था कि वो उससे मिलना नहीं चाहती थी। डेविड ने कहा कि ओलिविया उसके कॉल का जवाब नहीं दे रही थी, इसीलिए उसे खुद यहाँ आना पड़ा। उन्हें आपस में कुछ जरूरी बात करनी थी, इसीलिए फिनबार और जो को थोड़ी देर के लिए वहाँ से हटना पड़ा। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुँचे, अंदर से ओलिविया और डेविड के झगड़ने की आवाज आने लगी। किसी ने नहीं सोचा था कि ये मुलाकात ऐसे खत्म होगी। घर वापस आकर फिनबार फिर से अपनी किताबों में खो गया। अचानक उस दिन क्लियो उससे मिलने आई और उसे एक इनविटेशन कार्ड पकड़ा दिया। क्लियो बताती है कि ये एक परमिशन स्लिप है ताकि तुम मेरे स्कूल में बोल सको। फिनबार इसके लिए मना कर देता है। फिर क्लियो कहती है कि मैंने तो सबको बता दिया कि तुम आ रहे हो।
क्लियो ने पक्का फिनबार के बारे में स्कूल में बातें की थी और टीचर्स ने उसके बारे में सुनकर उसे स्पीच देने के लिए बुलाना चाहा था, मगर फिनबार को भीड़ के सामने आना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वो भला पब्लिक स्पीच के लिए कैसे मान जाता। क्लियो उसके जज्बात को नहीं समझ पा रही थी। उसे बस ये लग रहा था कि सब लोग वाकई उसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। शायद फिनबार स्कूल में क्लियो और उसके दोस्तों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। क्लियो ये नहीं जानती थी कि उनमें से कुछ बच्चे उसके लिए दिल में नफरत रखते हैं। ओलिविया कई दिनों तक नजर नहीं आई। अब पटरियों पर सिर्फ फिन और जो ही साथ घूमते थे। वो कभी कभी ओलिविया के बारे में बातें करते। जो ने कहा कि उसे डेविड बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो आदमी बहुत चालाक और टेढ़ा लगता है। अगले दिन फिनबार फिर से लाइब्रेरी गया और इस बार उसने लाइब्रेरी कार्ड बनवा लिया। इस दौरान एमिली उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट करने लगी। बाद में फिनबार ने जोई को इस बारे में बताया। दिल ही दिल में वो जानता था कि एमिली की दिलचस्पी सिर्फ कुछ नया देखने की चाह थी। हालांकि जो और ओलिविया के अंदर भी जिज्ञासा थी, पर उनकी दिलचस्पी फिनबार के लिए दोस्ती पर टिकी थी। जब दोनों सड़क किनारे बैठकर बातें कर रहे थे, तभी वहां से ओलिविया की कार गुजरी। उसने रुककर उनसे हेलो तक नहीं कहा, बल्कि कार की रफ्तार बढ़ाकर वहां से निकल गई। जो को इस बात पर थोड़ा गुस्सा आया। फिनबार को अंदर से दुख तो हुआ, पर वो अपने जज्बात कम ही दिखाता था। तभी जो के पिता का फोन आया और उसे घर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने फिनबार को रात में बार में मिलने बुलाया और फिनबार तुरंत मान गया। बाद में फिनबार फिर से सुपरमार्केट गया और उसके मालिक को ओलिविया से फोन पर बात करते सुना। ओलिविया चाहती थी कि मालिक सामान उसके घर पहुंचा दे, पर मालिक के पास कोई बंदा नहीं था। इसीलिए फिनबार ने डिलीवरी करने के लिए मालिक की मदद की पेशकश की। मगर जब उसने दरवाजा खटखटाया तो ओलिविया ने उससे बड़ी बेरुखी से बात की, जैसे वो वाकई कोई अनजान डिलीवरी वाला हो। फिनबार को पैसे लेकर वहां से जाना पड़ा। ओलिविया के बदले हुए इस बर्ताव से उसे बहुत चोट पहुंची, पर वो जानता था कि ओलिविया जरूर किसी मुश्किल से गुजर रही है जिसका ताल्लुक डेविड से है। शाम को फिनबार जो से मिलने बार गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, लोग जानबूझकर या अनजाने में उसे घूरते रहे। फिनबार को ऐसी नजरों की आदत थी, इसीलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी एमिली वहां आई। वो दोनों ही किसी का इंतजार कर रहे थे। एमिली जैसे ही बैठी, उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आया, जिसने बताया कि वो मिलने नहीं आ सकता। एमिली काफी परेशान थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और क्रिस को खरी खोटी सुनाई। फिनबार समझ गया कि वो सिर्फ एक बैकअप प्लान था, पर उसे गुस्सा नहीं आया क्योंकि उसे पता था कि दूसरों की नजरों में उसकी कोई खास अहमियत कभी रही ही नहीं। मगर तभी एमिली ने उसे एक राज बताया। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया, क्रिस को भी नहीं। अगर मैं आज उसे बताती तो वो पक्का डर जाता। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं बस कहना चाहती थी। फिनबार जानता था कि एमिली का पाला एक घटिया आदमी से पड़ा है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे तसल्ली कैसे दे, क्योंकि ऐसे वक्त में हर शब्द खोखला लगता है। जब वो बाहर आए तो एमिली का बॉयफ्रेंड उसे लेने पहुंच गया। फिनबार को देखते ही उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए अपनी नफरत जाहिर कर दी। फिनबार ने उसे नजरअंदाज किया, पर अचानक वो बॉयफ्रेंड फिर से एमिली से झगड़ने लगा। फिनबार ने मासूमियत में एमिली को बचाना चाहा, पर बदले में उसे गालियां और जिल्लत मिली। एक मर्द होने के बावजूद फिनबार की ताकत एक छोटे से बच्चे से भी कम थी। वो जानता था कि वो एमिली की हिफाजत नहीं कर सकता और उसे लाचार होकर वहां से जाना पड़ा। मायूसी तो थी ही, पर उसकी डिग्निटी को भी बुरी तरह से कुचला गया था। इतने सालों से जो वो कड़वी नजरें और मजाक उसने झेला था, वो इस पल में हद से पार हो गया और दशकों से दबा हुआ गुस्सा आखिरकार फट पड़ा। फिनबार ने गुस्से में दरवाजे पर मुक्का मारा। ट्रेन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। ये मंजर बिल्कुल फिनबार की जिंदगी जैसा था। अंधेरा ही असलियत थी, रोशनी तो बस कभी कभी चमकती थी और आखिर में अंधेरा ही उसे निगल लेता था। अगली सुबह फिनबार ने अपने घर की तोड़फोड़ शुरू कर दी। अपने गुस्से को निकालने का उसके पास बस यही एक रास्ता था। तभी जो अंदर आया। उसने कल रात ना आ पाने के लिए माफी मांगी। बाहर निकलने से पहले उसके पिता को अचानक अटैक आ गया, इसीलिए उसे घर पर ही रुकना पड़ा। वो फोन करके बताना चाहता था, पर फिनबार के पास फोन नहीं था। जो ने शिकायत की कि फिनबार को फोन रखना चाहिए, पर अब फिनबार उससे बात नहीं करना चाहता था। जो को जाना पड़ा। फिनबार फिर से अपनी अकेली जिंदगी में लौट गया, पर अंदर ही अंदर वो जानता था कि उसे दोस्तों की जरूरत है, मगर अपने अनोखे शरीर की वजह से दोस्त बनाना उसके लिए किसी भी और इंसान से ज्यादा मुश्किल था। उसी शाम फिनबार का दरवाजा फिर से खटखटाया गया। वो एमिली थी। वो उस दिन की बात के लिए माफी मांगने आई थी। भले ही फिनबार गुस्से में था, पर वो जानता था कि इसमें एमिली की कोई गलती नहीं। शायद सारी गलती उसकी अपनी किस्मत की ही थी।
जिस दिन वो पैदा हुआ था तभी से उसके नसीब में लोगों की नफरत झेलना लिखा था। माफी मांगने के बाद भी एमिली के अंदर वही जिज्ञासा थी और फिनबार ने अपनी हरकतों से एमिली को दिखा दिया कि वो भी एक आम मर्द जैसा ही है। उसके अंदर भी ख्वाहिशें है, वो भी प्यार चाहता है। ये हकीकत जानते ही एमिली की फिनबार के लिए वो दिलचस्पी और लगाव पल भर में खत्म हो गया। अगली सुबह वो तेजी से उसकी दुनिया से दूर चली गई। फिनबार को दुख तो हुआ पर उसे इसकी आदत थी। एमिली के जाने के बाद फिनबार को फिर से क्लियो मिली और क्लियो ने बड़े मजे से उसके और एमिली के बारे में पूछा तो फिनबार ने जवाब दिया, तुम्हारा मतलब ओलिविया से है? क्लियो कहती है वो मुझे पसंद थी और फिनबार कहता है कि हाँ मुझे भी। फिनबार ने ओलिविया को ढूंढने का फैसला किया पर ओलिविया के घर का दरवाजा बंद था। फिनबार सामने वाली पटरियों पर बैठ गया इस उम्मीद में कि दरवाजा कभी तो खुलेगा। वो दोपहर से शाम तक इंतजार करता रहा पर दरवाजा नहीं खुला और फिनबार को मायूस होकर लौटना पड़ा। लेकिन अगले दिन वो फिर वहाँ पहुँचा। इस बार उसे ओलिविया की आवाज सुनाई दी। वो फोन पर डेविड से बुरी तरह झगड़ रही थी। फिनबार ने ओलिविया को पहले कभी इतना गुस्सा होते नहीं देखा था। वो फिक्र जानने के लिए आगे बढ़ा पर ओलिविया ने उसे बुरी तरह डांट कर वहाँ से भगा दिया। जब कोई बहुत ज्यादा परेशान होता है तो वो नहीं चाहता कि कोई उसे इस हाल में देखे। फिनबार दुखी मन से निकल गया। वो फिर से बाहर गया और जब वो पी रहा था लोग फिर से उसे घूर रहे थे। फिनबार के दिल में दबा हुआ गुबार अब रोका नहीं जा रहा था। वो टेबल पर खड़ा हो गया और कहने लगा, ये रहा मैं, देख लो मुझे, देख लो। फिनबार गुस्से में बार से बाहर निकला और नशे में लड़खड़ाते हुए ट्रेन की पटरियों पर चलने लगा जब तक कि वो गिर नहीं गया। तभी एक ट्रेन उसकी तरफ तेजी से आने लगी। उसकी चमकती रोशनी देखकर उसने एक सुकून भरी मुस्कान दी। शायद उसने ये मंजर हजारों बार सोचा होगा। उसकी जिंदगी बहुत दर्द भरी रही और ऐसे मर जाना कोई बुरी बात नहीं थी। मगर अगले दिन जब उसका नशा उतरा उसने देखा कि वो अभी भी जिंदा है। उसे लगा शायद वो कोई सपना था पर पास ही पड़ी उसकी टूटी हुई घड़ी बता रही थी कि वो सब सच था। भगवान अभी भी उसे बुलाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो मरा नहीं तो ये एक नई शुरुआत थी। फिनबार का मूड अचानक बदल गया। वो फिर से ओलिविया के घर गया और देखा कि वो जमीन पर पड़ी है। वो तुरंत उसे उठाने के लिए दौड़ा। पता चला कि डेविड का एक और नाजायज बच्चा था। वो कुछ दिन पहले ओलिविया के पास आया था इस उम्मीद में कि वो उससे दोबारा शादी कर लेगी और उस बच्चे को पालने में मदद करेगी। ओलिविया के लिए ये किसी भयानक मजाक से कम नहीं था। वो किसी और के बच्चे को नहीं पालना चाहती थी। उसे तो बस उसका अपना बेटा वापस चाहिए था। फिनबार को आखिरकार ओलिविया के दिल का दर्द समझ आ गया और जब ओलिविया ने सब कुछ कह दिया तो उसके मन को शांति मिली। फिनबार ने भी अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने का फैसला किया। उसने एक फोन खरीदा और पहला कॉल जो को किया। दोनों की दोस्ती फिर से जुड़ गई। वो जब भी मौका मिलता साथ बैठकर बातें करते और दिन बड़े सुकून से गुजरने लगे। फिनबार ने आखिरकार खुद को पूरी तरह अपना लिया और क्लियो के स्कूल में स्पीच देने गया। भले ही बच्चे अभी भी उसे अलग नजरों से देख रहे थे पर उसका मन अब स्थिर था। इस पल में उसने खुद को जैसा वो है वैसा कबूल कर लिया था। कुछ लोग पैदाइशी ही अधूरे होते हैं, दूसरों से अलग। शायद वो पूरी जिंदगी दूसरों की नजरों के नीचे गुजार देते हैं। खुद को अपनाना आसान नहीं होता। जिंदगी बहुत छोटी है, सिर्फ कुछ दिनों की। हर एक दिन एक नया अनुभव है और दर्द में वक्त जाया ना करना ही खुद के लिए सबसे बड़ी इज्जत है। इंसान को गुजरे हुए कल के या आने वाले कल के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कल का कोई भरोसा नहीं और अलविदा हमेशा के लिए भी हो सकता है। जिंदगी का असली सार कई बार ढूंढने की जरूरत नहीं होती। ये तो यही है, पलकों की झपकी में, आपकी हथेली में रखी चाय की गर्म प्याली में और अपने प्यारे दोस्तों के साथ बिताए हंसी के पलों में। जिंदगी के हर स्वाद को चखने के बाद जब पीछे मुड़कर देखो तो वो सारी खुशियाँ और दुख चाय से उठे उस धुएं की तरह है जो इस अनंत आकाश में कहीं खो जाता है। और उन लोगों की कदर करो जो इस वक्त तुम्हारी आंखों के सामने हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।